तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी हड्डी को। आज बिना ज़्यादा बातें करें सीधे आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम हड्डी और मलकन नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि डेड बॉडी की स्मगलिंग करने का काम करते थे। एक दिन वो ऐसे ही एक बॉडी चुराकर ले जा रहे थे तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है तो वो लोग भाग खड़े होते हैं। ये बात सब जगह फैल गई थी कि डेड बॉडी स्मगलिंग बढ़ गई है और पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। तो ये दोनों सोचते हैं कि यहाँ रह के फंस जाएंगे, इससे बढ़िया है कि दिल्ली चलते हैं इंदर के पास। अब हम देखते हैं कि हड्डी और मलकन बस से जा रहे होते हैं तो हड्डी अचानक मलकन का गला काट के उसे बस से नीचे फेंक देता है। अब हम इरफान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सोशल वर्कर था और किन्नर समाज के हित में प्रमोद नाम के नेता के खिलाफ लड़ रहा था। हड्डी जब उसे टीवी पर देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था, पर वो क्या रिश्ता था ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब हड्डी पहुंच जाता है इंदर के पास तो इंदर उसे पकड़ के बहुत मारता है कि कहीं ये दुश्मन का आदमी तो नहीं। पर हड्डी कहता है कि मुझे आपके लिए वही काम करना है जो मैं अपने शहर में कर रहा था। इंदर किन्नर था और बाकी उसकी गैंग में मौजूद चुन्ना, जोगी और सट्टो सब उसी के बिरादरी के थे। इंदर नोएडा के नामी नेता प्रमोद अहलावत के लिए काम करता था। इंदर छोटे मोटे गैर कानूनी काम करके पैसे कमाता था और उसी पैसे का सब में बंटवारा होता था। लेकिन उसके गैंग के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि इंदर का डेड बॉडी स्मगलिंग का भी धंधा है। हड्डी जहाँ पहले काम करता था वो भी इंदर का ही था तो वहाँ फोन करके वो उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है कि सही आदमी है कि नहीं, और फिर सब जानने के बाद उसे काम पे रख लेता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हड्डी आदमी नहीं बल्कि औरत है, मतलब कि समझ लीजिए कि वो भी किन्नर ही है। इंदर राजनीति में उतरना चाहता था, इसलिए उसने प्रमोद का हाथ पकड़ा, लेकिन एक सीट पाने की कीमत थी 5 करोड़, तो वो वही जुटाने में लगा पड़ा था। हड्डी अब इंदर के बताए काम को करना शुरू कर देता है। बाकी लोगों के लिए वो वही काम कर रहा था जो सब करते हैं, लेकिन इंदर के लिए वो अलग ही काम कर रहा था जो कि किसी को नहीं पता था। चुन्ना हड्डी से पूछता है कि तुम्हें हड्डी क्यों बुलाते हैं, तो हड्डी बताता है कि बचपन में मेरी लिंचिंग हो गई थी तो लोगों ने मुझे रस्सी से टांग दिया, पर मेरे गले में हड्डी नहीं थी इसलिए फंदा फिसल गया और मैं बच निकला, इसलिए मुझे हड्डी बुलाते हैं और मैं मरता नहीं कभी। अब हम देखते हैं कि नेता प्रमोद जी भाषण दे रहे होते हैं कि हम नोएडा को संघाई बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तभी वहाँ पर खूब सारी ट्रांसजेंडर्स आ जाती हैं बवाल करने। दरअसल प्रमोद चाहता था कि वो आए और बवाल करें ताकि उसे जनता की तरफ से सहानुभूति मिले। बवाल वो इसलिए करने आई थी क्योंकि प्रमोद उनकी जमीन खरीदना चाहता था, वो भी कौड़ी के भाव में, तो वो इस चीज के सख्त खिलाफ थी। हड्डी प्रमोद के नजर में आना चाहता था तो वो किन्नर बन के आता है और किन्नरों से भिड़ जाता है ताकि बवाल होना शुरू हो। प्रमोद बीच में घुसकर खुद को घायल कर लेता है ताकि बाद में न्यूज़ छपे कि नेताजी पर हुआ हमला, लेकिन उन्होंने किया सबको माफ। तो कुछ इस तरह का नेता था प्रमोद अहलावत की राजनीति करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे खुद को चोट पहुंचाना हो या किसी को टपकाना हो। जो जो क्वालिटी होती हैं एक नेता में वो सब थी उसमें। इरफान ने किन्नरों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ मिलकर प्रमोद के खिलाफ केस कर रखा था, तो प्रमोद उसे धमकाने जाता है कि केस वापस ले लो वरना खत्म हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इरफान जब हड्डी को देखता है तो चौंक जाता है कि ये यहाँ कैसे। अब हम देखते हैं कि प्रमोद के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है जिसके बारे में प्रमोद और इंदर को नहीं पता था, लेकिन बाकी सब आए हुए थे मौज काटने। सब बढ़िया से नाच गा रहे होते हैं कि तभी प्रमोद के सेक्रेटरी विवेक की अचानक मौत हो जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया, बस उनके मुंह से झाग निकल रहा था। विवेक खुद नहीं मरा था बल्कि किसी ने मारा था, तो उसका बेटा प्रमोद के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है कि उसी ने मरवाया है। तो प्रमोद कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको ठिकाने लगाओ। लेकिन लगाएगा कौन? तभी हड्डी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं ये काम कर दूंगा। अब हड्डी लड़की बनकर विवेक के बेटे गौरव से मिलने जाता है और 2-4 बातें करके उसके ऊपर बंदूक तान देता है। हड्डी कहता है कि मैं तेरे बाप को नहीं बल्कि प्रमोद के बेटे को मारना चाहता था, लेकिन जिस ड्रिंक में मैंने जहर मिलाया वो ड्रिंक तेरा बाप पी गया।
अब सुन, जो केस तूने प्रमोद के ऊपर कर रखा है ना, उसके ऊपर और केस कर, सबूत मैं ला कर दूंगा। लेकिन अभी तो तुझे गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो प्रमोद को मेरे ऊपर भरोसा होगा। हड्डी उसे गोली मारकर वहां से भाग लेता है, लेकिन गौरव का बॉडीगार्ड हड्डी को भी एक गोली मारने में कामयाब हो जाता है। हड्डी को जल्दी से अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यहाँ से कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हड्डी अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसे जब होश आता है तो वो दर्द से करहाने लगता है, क्योंकि उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था, जो कि बहुत दर्द भरा होता है। उसका नाम हरी था, लेकिन बचपन से उसे लड़कों जैसा नहीं लड़कियों जैसा फील होता था। तो आज उसने अपना ऑपरेशन करा ही लिया, अपनी अम्मा और अपने प्रेमी इरफान के साथ के चलते। अम्मा वो इंसान थी जो ऐसे ही लोगों की मदद करती थी जिन्हें कोई नहीं अपनाता ट्रांसजेंडर होने की वजह से। वो सबको पालती, बड़ा करती, पढ़ाती लिखाती और उस काबिल बनाती कि सब अच्छा काम करें, इसलिए सब उन्हें अम्मा कहते थे। जब ऑपरेशन हो जाता है तो किन्नर समाज में एक रस्म होती है कि 40 दिन तक किसी मर्द से नहीं मिलना है, अपना चेहरा नहीं देखना है और बहुत कुछ। हरी को बहुत दर्द रहता था, जिसकी वजह से टांगे फैला के चलना पड़ता था और सुसु पोटी करने जैसे रोजमर्रा के काम भी आफत बन गए थे, क्योंकि ऑपरेशन उस जगह हुआ था जहां से ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो समझ ही सकते हैं कि जब आपके पार्ट को काटा जाए तो दर्द कितना होगा। लड़के काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे अगर वो इमेजिन कर पा रहे होंगे कि उनका काट दिया गया है। काफी समय बीतने के बाद किन्नर समाज के रीति रिवाज के साथ हरी का श्रृंगार किया जाता है, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। और फिर पहली बार उसके सामने शीशा रख के उसे अपनी शक्ल देखने दी जाती है। अब हरी से हरिका बन चुकी थी। इसी बीच हमें हरिका का बचपन दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ मर गई, तो वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। पर उसका बाप एक नंबर का नीच गलीच घिनौना इंसान था। वो हर रोज हरिका का बलात्कार करता था। लड़का होकर लड़की जैसे बर्ताव करना और वैसे ही रहना ये गांव वालों को पसंद नहीं आया, तो सभी मिलकर हरिका को घसीटते हुए ले गए और उसे फांसी पर लटकाने लगे। लेकिन एक बूढ़ी दादी उसे वहां से कैसे भी बचाकर अम्मा के पास ले आई। फिर हरिका ने अम्मा को ही अपनी माँ मान लिया और यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करी और बड़ी हो गई। पढ़ लिख कर उसे एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। हम देखते हैं कि एक दिन इंदर के चमचे अम्मा को धमकाने आते हैं कि अपना ये घर छोड़कर ये जमीन प्रमोद के नाम कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हरिका उन्हें चुप करके देख रही थी, पर डर के मारे कुछ बोलती नहीं। इरफान और हरिका के बीच प्यार तो था, पर हरिका के मन में सवाल था कि क्या इरफान उसे सबके सामने अपनाएगा। इरफान उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शादी करने के लिए तैयार है। हरिका बन गई और उसे उसका प्यार, परिवार सब मिल गया। सब बहुत सही चल रहा था और खुशियों से भरी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन तभी प्रमोद नाम का काला बादल आ धमकता है, तबाही से भरा तूफान लेकर। अम्मा इरफान और हरिका को छत पर भेजकर बाहर से कुंडी लगवा देती हैं, ताकि इन सब लफड़ों में ये दोनों ना फंसें। प्रमोद जमीन के कागजात पर साइन करवाने आया था, लेकिन अम्मा कागज जलाकर उसे वहां से चले जाने को कहती हैं। प्रमोद को जमीन चाहिए ही चाहिए थी, तो वो अपने आदमियों को सभी को मार डालने का इशारा करता है। इंदर के चमचे और बाकी सभी लोग लगातार गोलियों की बौछार करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। प्रमोद अम्मा को मारकर कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और जमीन उसके नाम हो जाती है। हरिका रो रही होती है, तड़प रही होती है सभी को बचाने के लिए, लेकिन इरफान उसे रोक लेता है, नहीं तो वो भी मारी जाती। सभी के जाने के बाद हरिका बाहर आती है तो देखती है कि पूरे आंगन में खून ही खून पड़ा है और आग से सब जल के राख हो चुका है। उन लोगों ने पहले सबको मारा और फिर सबकी लाश लेकर भी चले गए। हरिका छाती पीट पीट के रोती है कि सब खत्म कर दिया, पूरा परिवार उजाड़ डाला, सब बर्बाद कर दिया। अब हमें यहाँ समझ आता है कि हरिका हड्डी क्यों बनी। हरिका के अंदर बदला लेने की आग जल चुकी थी और उसके सर पर खून सवार था कि जब तक वो उन लोगों को मारेगी नहीं तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। इंदर का जो काम उसके शहर में चल रहा था, पहले उसमें भर्ती हुई, काम सीखा, काम जाना और अच्छे से ट्रेंड हो गई सब करने के लिए। फिर वहाँ से दिल्ली पहुंची और इंदर की गैंग में शामिल हो गई। उसने मलकन को इसलिए मारा क्योंकि वो भी इंदर का ही आदमी था।
हरिका एक कहानी सुनाती है कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो अयोध्या की पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे चल दी तो राम जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि वनवास मुझे मिला है, आप लोग कैसे रहेंगे जंगल में, वो भी 14 साल। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जितने भी नर और नारी हैं वो सब वापस चले जाएं। 14 साल बाद जब वो वापस लौटे तो जो हम ना नर थे ना नारी वहीं बैठे रहे। तब जाके उन्होंने हमें ये स्थान दिया और वरदान दिया कि हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होगा और हमारा श्राप बहुत भयावह, और उससे भी ज्यादा भयावह होता है हमारा बदला। हरिका प्रमोद के बारे में सारी जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि वो किन्नर समाज से जमीन इसलिए छीन रहा है क्योंकि उनके पास घर जमीन के कागज नहीं होते, तो आसान होता है जमीन अपने नाम करना पैसे फेंक कर। कुछ किन्नर घरानों ने तो पैसे लेकर जमीन दे भी दी थी, लेकिन अम्मा प्रमोद के सामने नहीं झुकी, इसीलिए प्रमोद ने उन्हें मारकर जमीन अपने नाम कर ली। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि हरिका जिंदा होती है क्योंकि गोली बस छू के निकल गई थी। उधर गौरव कोमा में चला गया था तो प्रमोद मीडिया के सामने उसे अपना बनाकर आंसू बहा रहा था, जबकि मरवाने का प्लान उसी का था। प्रमोद को थोड़ा सा शक होता है कि हड्डी ने इसको सही से मारा क्यों नहीं, तो वो अपने एक चमचे जो कि एक पुलिस ऑफिसर था उसे हड्डी का इतिहास पता करने को कहता है। हम देखते हैं कि हरिका इरफान से मिलती है और उसे समझाती है कि तुम प्रमोद के पीछे मत पड़ो, कानूनी तरीके से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, जो करना है मैं करूंगी और उसको उसके घर में घुस के मारूंगी। इंदर के चमचे इंदर से खफा खफा से रहते थे क्योंकि मेहनत तो वो बहुत करते थे पर उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था। एक दिन इंदर हड्डी को खूब पैसा देता है जो कि सत्तू देख लेता है कि हमें 5,000 और उसे सीधा 50,000, ऐसा क्या काम करता है भला। हड्डी अब फैक्ट्री की ओर चल देता है तो सत्तो भी उसके पीछे चल देता है, जानने की क्या करता है ये। हड्डी जानता था कि सत्तो उसके पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि उसका प्लान ही यही था कि सत्तो इंदर के काम के बारे में जाने और फिर इनके बीच लड़ाई हो। उधर पुलिस ऑफिसर हड्डी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल कर प्रमोद को पकड़ा देता है और अब हड्डी की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। सत्तो देखता है कि वहाँ तो खूब सारी डेड बॉडी पड़ी हुई हैं जिन्हें काटा जा रहा है। वो हड्डी को पकड़ के गुस्से से पूछता है कि ये सब क्या है और तू क्या काम करता है। हड्डी बताता है कि ये हड्डियों का धंधा है। इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का कोई काम नहीं होता, लेकिन उसकी हड्डियां लाखों में बिकती हैं। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो या मेकअप की पुताई, सबके लिए हड्डियां चाहिए और अपना देश इसका नंबर 1 एक्सपोर्टर है। प्रमोद जनता के सामने बहुत सीधा साधा नेता बनता है, लेकिन उसका ये हड्डियों का काला धंधा चलता है जिससे वो करोड़ों कमा रहा है। उसके इस काम को इंदर संभालता है और इंदर ने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि फिर तुम्हें भी पैसा देना पड़ता। उसे राजनीति में आना है इसलिए पैसा जोड़ रहा है और तुम्हें चवन्नी पकड़ा देता है। अब सत्तो एकदम गुस्से में इंदर के पास जाता है और कहता है कि तुम इतने दिन से हम सबको बेवकूफ बनाकर खुद मौज काट रहे हो। उनके बीच खूब बहस होती है कि तभी इंदर के पास प्रमोद का फोन आता है जो कि कहता है कि गौरव को पता नहीं कहां से मेरी फोटो वीडियो मिल गई जो कि अब हर जगह वायरल हो चुकी है और मुझ पर इल्जाम लग रहा है कि मैं हड्डियों की तस्करी करता हूँ। जल्दी से गौरव को निपटाओ कैसे भी करके। वो फोटो वीडियो सब हड्डी ने ही दी थी गौरव को उसके होश में आने के बाद। इंदर मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि आप मुझे पार्टी का टिकट दिलाइए, आपका काम हो जाएगा। इंदर सबको समझाता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन प्रमोद ने रोक दिया, जबकि सच ये था कि वो किसी से भी पैसा नहीं बांटना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि गौरव कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहा होता है तो इंदर लड़की का भेष धारण कर उसके पास जाता है और उसके सीने में गोलियां दागकर उसे मार डालता है। बाथरूम में घुसकर इंदर कपड़े बदल ही रहा होता है कि तभी हड्डी उस पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है, ये कह के कि ये प्रमोद को परेशान कर रहा था तो उनके कहने पर मैंने मार दिया। अब सत्तो भी वही काम करने लगा था, पर बात यहाँ ये थी कि हड्डी ने जोगी और चुन्ना को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था पैसों का लालच देकर कि इस काम में बहुत पैसा है, तो उसके कहने पर वो लोग सत्तो को टपका देते हैं ताकि ज्यादा हिस्सेदारी ना हो। लेकिन इसी बीच जोगी भी मारा जाता है।
अब वहां पर हड्डी आता है जो कि अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि धीरे धीरे सारे कातिल मरते जा रहे हैं और उसका बदला पूरा हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है जिसे हड्डी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो वहीं पर बने उस कंटेनर को खुलवाता है जिसमें लाश जलाई जाती है। तो हड्डी देखता है कि उसके अंदर उसका प्यार इरफान जल रहा है। हरिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चीखते हुए इरफान को बचाने भागती है, लेकिन प्रमोद उस पर लगातार 5-6 गोलियां दाग देता है। हरिका को मारने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन हरिका अब भी जिंदा थी। लेकिन अब वहां सिर्फ इरफान की हड्डियां ही बची थीं और कुछ नहीं। इकलौता वही बचा था उसकी जिंदगी में जिसे वो अपना कह सके, लेकिन प्रमोद ने उसे भी छीन लिया उससे। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रमोद जमीन का पूजन करवा रहा होता है कि तभी वहाँ हरिका आ जाती है अपने किन्नर दोस्तों को लेकर। सभी लोग प्रमोद की गैंग के ऊपर आक्रमण करके उनको धोना चालू कर देते हैं। हरिका प्रमोद को पकड़ती है और हाथ पैर जैसे भी मार पाए वो उसे वैसे मार रही थी, बिना देखे कि उसे कहाँ लग रहा है। बस उसका मकसद था इस दरिंदे को खत्म करना। अधमरी हालत में प्रमोद हंसते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है मुझे मारकर तू औरत बन जाएगी, हिजड़े? हरिका रोते हुए कहती है कि 35 साल में एक दिन खुशी मिली थी, लेकिन तूने सब उजाड़ के रख दिया, सबको मार डाला, मेरे प्यार इरफान को भी। उन सब के बारे में सोचते हुए हरिका कुल्हाड़ी जैसा एक औजार लेती है और एक के बाद एक वार करते हुए प्रमोद के चीथड़े कर डालती है, और अब जाके पूरा होता है उसका बदला। हरिका कहती है कि मैं औरत थी, औरत हूँ, औरत रहूंगी, और सुन, मरती नहीं मैं। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब किसी इंसान के साथ कोई गलत करता है और उसको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं होता, तब वो आम इंसान जब हैवान बन के सामने आता है तो वही बनता है जो हरिका बनी। ये मायने नहीं रखता कि आप नर हो, नारी हो या ट्रांसजेंडर हो। अगर आपके परिवार के साथ कोई गलत करेगा तो आपको गुस्सा आएगा ही और बदला लेने की भावना जागेगी ही। हरिका की जिंदगी बचपन से ही नरक थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी संभलने लगी और खुशियां आई तो उन खुशियों पर प्रमोद ने ग्रहण लगा दिया। मुझे लगता है कि हम में से कोई अगर हरिका की जगह होता तो शायद यही रास्ता अपनाता, क्योंकि जो इंसाफ की तलवार लेके बैठे हैं वो तो उसी के पेट में तलवार घोंपने के लिए उतारू रहते हैं जिसे इंसाफ चाहिए, वो भी उसके कहने पर जिसने अन्याय किया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ऐसी चीजें असल में होती नहीं। जितना हरिका कर पाई उतना कोई नहीं कर सकता, बल्कि लोग इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि आप बदला लेने का सोचेंगे और अगले पल आपके साथ और कुछ बुरा कर दिया जाएगा। शुरुआत में हमें लगता है कि हड्डी ही विलन है या बुरा आदमी है, लेकिन इंटरवल आते आते हमें समझ आता है कि कहानी कुछ और ही है और हमें हरिका के लिए बुरा फील होना शुरू हो जाता है कि उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ। अभी हाल ही में ताली सीरीज आई थी, तो उसको देखने के बाद लगा कि जिस तरह से सुष्मिता मैम ने किन्नर का रोल निभाया है वो एक टारगेट सेट कर दिया है कि इससे बढ़िया कौन ही कर पाएगा। लेकिन फिर एंट्री हुई नवाज सर की और उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो ऐसे ही नहीं बेहतरीन कलाकार कहलाते हैं। ट्रेलर देखकर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था कि शायद वो इस किरदार को निभा नहीं पाएंगे, पर मूवी देखने के बाद मैं गलत साबित हो गया। उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग करी है उसे देखकर लगता है कि हाँ, उन्हें कोई भी किरदार दिया जाए वो अपनी मेहनत से उस किरदार में ढल ही जाते हैं। वो नजाकत, वो अदाएं, वो चलना, शर्माना, हंसना सब लड़कियों जैसा लग रहा था। फील ही नहीं हुआ कि नवाज सर हैं। हर कोई जानता है उनकी एक्टिंग के बारे में और ये भी जानता है कि उनकी मूवीज फ्लॉप ही जाती हैं, क्योंकि वो हीरो नहीं एक्टर हैं और एक्टर एक्टिंग करता है और एक्टिंग दिखाने के लिए कहानी थोड़ी स्लो ही रहती है जो कि लोगों को बोरिंग लग सकती है, इसलिए उनकी पिक्चरें थिएटर में चल नहीं पाती। छोटे बजट की मूवीज अच्छी होती हैं जैसे ये है, पर इनसे कमाई नहीं होती, इसलिए अच्छे एक्टर होने के बावजूद हीरोपंती जैसी मूवीज में काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। मूवी में 15 मिनट का पूरा एक सीन है जहाँ हरि से हरिका बनने तक का रीति रिवाज
अंदाज दिखाया गया है तो वो काफी अच्छा लगा। टाली सीरीज में भी इस तरह से नहीं दिखाया गया जैसे इसमें दिखाया गया, तो अगर कभी ये मूवी देखने मिले तो ये सीन जरूर देखिएगा। अनुराग कश्यप इस फिल्म में विलन बने हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो हमेशा ऐसे ही टाइप के विलन बनते हैं कि जो बहुत हंसता खेलता है, बहुत नॉर्मल रहता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन एक नंबर का दरिंदा है, तो कुछ नया नहीं लगा। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबने बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग सही रही। काफी दिनों बाद कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें बदला लेने वाला कॉन्सेप्ट था, पर थोड़ा अलग तरीके से। बस ये नहीं समझ आया कि 5-6 गोलियां लगने के बाद भी हरिका मरती क्यों नहीं। उसने बोल रखा है कि मैं मरती नहीं, तो क्या वो अमर है? 1-2 गोली मारते तो समझ आता कि हाँ चलो बच गई, लेकिन 5-6 गोली खाने के बाद कोई जिंदा होकर बोले कि मैं मरती नहीं, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता। खैर हमें क्या, मूवी है, कुछ भी हो सकता है। बस ये चीज अच्छी लगी कि किन्नरों को ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि दिखाया गया कि वो पढ़ लिख रही हैं, अच्छी नौकरी करने जा रही हैं। पर प्रमोद जैसे नेता आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है उनकी जिंदगी में खुशियों को छीनने, तो उनको फिर गलत काम करना पड़ता है। बाकी इंदर जैसे लोग गलत काम करते भी हैं, पहले से ही कर रहे हैं, तो दोनों चीज दिखाई गई हैं। बस वो चीज नहीं दिखाया गया जो चीज दिखाई जाती है काफी ज्यादा काफी मूवीज में या सीरीज में। तो ये था एक्सप्लेनेशन हड्डी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।